साइकोलॉजी गोल्स ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से मैं इमरान एक नए लेक्चर के साथ आज हम इमोशंस का स्टार्ट करेंगे। इमोशंस के चैप्टर को हमने 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट में हम इमोशंस के जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड लेक्चर में हम जो इमोशंस का हमारे नर्वस सिस्टम से जो ताल्लुक़ है उसके बारे में हम जो है स्टडी करेंगे। जो लास्ट में जो है हम इमोशंस को मेजर किस तरह से करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद फोर्थ लेक्चर हम जो थ्योरीज ऑफ इमोशंस है उसके बारे में भी हम एक लेक्चर उस पर भी करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इमोशंस एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले इमोशन का वर्ड जो है ये ड्राइव कहाँ से हुआ, ये कहाँ से अखज़ हुआ, वर्ड कहाँ से दरियाफ्त हुआ। ये इमोवियर एक वर्ड था, लैटिन वर्ड था जिसका मतलब था एक्साइट और स्ट्रेयर अप। एक्साइटमेंट के मायनों में जो है इमोशंस का वर्ड था। तो बेसिकली ये वर्ड वहाँ से ड्राइव हुआ और उसके बाद ये इंग्लिश लैंग्वेज में आके इमोशन बन गया। इसका मतलब है एक्साइट होना, स्ट्रेयर अप करना। इमोशंस की जो इसके बेसिक जो कंटेंट्स हैं वो हैप्पीनेस है, एक इंसान की जो खुशी है वो भी एक इमोशन है, खौफ एक इमोशन है, सैडनेस एक इमोशन है, ग्रीफ और जो है सारो ये भी एक इमोशन है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं जी। थोड़ी सी एग्जांपल्स इसमें आई हुई हैं कि हम इमोशंस को इंटरप्रेट हम कैसे करेंगे। यहाँ पे एक जो फर्स्ट एग्जांपल आई हुई है कि जब हम कोई ख़तरनाक किस्म की न्यूज़ सुनते हैं या दिल दहला देने वाली न्यूज़ सुनते हैं तो क्या होता है, हमारा दिल जो है तेज़ी से ब्रस्ट करना शुरू कर देता है, बीट करना शुरू कर देता है, ठीक है ना जी। और उसके अलावा जब हम एक स्नेक को देखते हैं तो स्नेक को देखने के बाद हमारे अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है, ठीक है। ये इमोशंस हम सीख कर आते हैं, ठीक है। हमें बताया गया है कि स्नेक जो है ये एक ख़तरनाक किस्म का जानवर है। तो जैसा ही स्नेक हमारे सामने आएगा तो हम उसे देखकर फ़ौरन से डर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो जहरीला जानवर है। और जैसे ही वो हमारे सामने आता है तो हमें ये डर होता है कि वो कोई हमें काट ना ले और हमारी जान ख़तरे में ना पड़ जाए। तो ये इमोशन हम सीख कर आते हैं, इसको हम कहते हैं लर्नड इमोशंस, हम इसको कहते हैं, ठीक है ना जी। और कुछ है वो अनलर्नड इमोशंस हैं, मीन्स अचानक से कोई चीज़ हो जाना और उस पर इंसान उस पर रिएक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें है कि जॉगिंग एक्सरसाइज करते हुए हमारा दिल जो तेज़ी से धड़कता है ये भी एक टाइप ऑफ इमोशन है, ठीक है। गुड न्यूज़ सुनने के बाद हमें जो खुशी होती है, हमारे चेहरे पे जो रेडनेस आती है, वो भी एक तरह का इमोशन है। तो ये डिफरेंट किस्म के इमोशंस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर फेस करते हैं। इसके बाद बिल्कुल यही नेक्स्ट जो चीज़ बताई गई है। आज हम जो कॉमन इमोशंस जो वैसे इमोशंस के अंदर आते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि वो बेसिकली हैं कि हैप्पीनेस, एंगर, गुस्सा जिसको हम कहते हैं, फियर, डिस्गस्ट, बेइज्जती महसूस करना, ये भी एक तरह का इमोशन है। सरप्राइज़ होना मीन्स के किसी चीज़ पे सरप्राइज़ हो जाना भी एक तरह का इमोशन है। उसके अलावा सैडनेस भी एक इमोशन है। वॉटसन के मुताबिक 3 तरह के इमोशंस जो है वो होते हैं, एंगर, लव और फियर। ये इसने अपने एक्सपेरिमेंट से भी इस चीज़ को वाज़े किया था कि वाकई में 3 तरह के इमोशंस हर इंसान में होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है, इमोशन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इमोशंस किस तरह से हम जज कर सकते हैं। बेसिकली ये टॉपिक पढ़ने का मकसद हमारा क्या है, हम अपने दोस्तों के साथ डेली लाइफ में हम उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। जब उनसे गुफ्तगू शनीद हो रही होती है तो उस टाइम में वो कुछ बातें ज़बान से कहते हैं और कुछ बातें अपने अंदाज से कहते हैं, अपनी अदा से कहते हैं, अपनी आँखों से कहते हैं, अपने बॉडी पोस्चर्स से कहते हैं, ठीक है ना जी। तो हर बात जो है ना कही नहीं जाती। बाज़ औक़ात आँखों के जो मतलब तीखी आँखों से देखना या मतलब चेहरे के तेवर बना लेना भी
एक तरह के इमोशंस होते हैं जिनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम इस सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसी तरह से एक साइकोलॉजिस्ट और एक क्लाइंट का भी एक रिलेशनशिप होता है। तो क्लाइंट हर बात आपको नहीं बताएगा, क्लाइंट कुछ बातें आपको बताएगा और कुछ बातें आपको उसके इमोशंस से जज करनी पड़ेंगी। उसके इमोशंस ही उस कन्वर्सेशन को उस पॉइंट की तरफ लेकर जाते हैं जिस पॉइंट पे एक साइकोलॉजिस्ट आना चाहता है, ठीक है ना जी। इसलिए ये क्लाइंट और साइकोलॉजिस्ट की कम्युनिकेशन के लिए भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी डेली लाइफ में जो हम अपने दोस्तों, अपने टीचर्स, अपने रिश्तेदारों और अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने अपने जो कोलीग्स के साथ भी जो हम कम्युनिकेशन या बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी एक प्रोफेशनल इंसान को या इवन के एक नॉन प्रोफेशनल इंसान को भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में अंदाज़ा होना चाहिए। तो आज हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना जी। सबसे पहले है जी आइज़। आइज़ के इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नॉन वर्बल एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे, उसके पॉसिबल मीनिंग होगा उसकी बातें करेंगे। बिल्कुल इजी है, आप जस्ट रीड करते जाएंगे, आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आइज़ को हम इमोशंस के तौर पर हम किस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट आई कांटेक्ट। डायरेक्ट आई कांटेक्ट अगर हम किसी से मेंटेन करेंगे तो वो एक तरह की जो है अटेंटिवनेस को शो कर रहा है। लैक ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है, विदड्रॉ कर रहा है, कोई चीज़ इंसान दूसरे इंसान की तरफ मुतवज्जह नहीं है। लुकिंग डाउन अवे भी लैक ऑफ कांटेक्ट में आता है, जिसमें जो है ना अवॉइडेंस आता है, ठीक है, या विदड्रॉल भी हम इसको कह सकते हैं। फिक्स स्टेयरिंग, बार बार एक जगह पे देखना, बैड हैबिट में भी आता है ये, और साइकोसिस में भी ये चीज़ आती है। साइकोसिस एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इस तरह की इस तरह की सिम्टम्स होती हैं। इसके बाद आई ब्लिंकिंग। आई ब्लिंकिंग एंजाइटी की सूरत में होती है, जब एक इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और वो बात नहीं कर पाता, तो आई ब्लिंकिंग उस टाइम होती है। और एक्साइटमेंट की सूरत में भी आई इंसान की बार बार ब्लिंक करती है। उसके बाद स्क्विंटिंग और रिंकल ब्रो, आँखों के या आई ब्रोज के जो है वो तेवर चढ़ा देना, वो अवेयरनेस को शो करता है, कंसर्न को शो करता है और थाटफुलनेस को शो करता है। जैसे कहते हैं यार आपने पिछले साल आपने एक अहम एक्टिविटी की थी, वो कौन सी थी? तो इंसान ऐसे करके मीन्स के आंखों के तेवर चढ़ा के सोचता है इंसान, तो वो क्या करता है, वो एक थॉटफुलनेस की तरफ होता है, ये कंसर्न की तरफ आ जाता है। या इंसान जब बहुत गुस्से में होता है तो उस टाइम में भी इंसान अपने जो रिंकल प्रो करता है, आंखों के तेवर चढ़ाता है। उसके बाद डायलेटेड प्यूपल, इंसान के आंखों के अंदर के जो डेले हैं अगर वो डायलेट हो जाए, फैल जाए, तो उस सूरत में इंटरेस्ट और अलार्म को वो आप अगर एक इंसान की आंखों में गौर से देखें, स्पेशल लाइट मार कर देखें, तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पीपल डायलेट हो रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये इंटरेस्ट को शो करते हैं, अलार्म को शो करते हैं डायलेटेड पीपल्स। नेक्स्ट माउथ एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। माउथ में हम स्माइल करते हैं, स्माइल आपको पता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ग्रीटिंग है, अच्छा मूड है, या बाजू का डिनाइल में भी लोग भीगी हंसी हंस लेते हैं, तो इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद टाइट लिप्स है। टाइट लिप्स जो है ना, ये एंकर को मीन्स ये ऐसे कर लेना, ये क्या चीज़ है, ये स्ट्रेस को शो करता है, एंगर को शो करता है, ठीक है। या बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में भी इंसान जो है ना लिप्स को टाइट कर लेता है। उसके अलावा क्यूवरिंग लिप्स जो है ना, ये जो है सैडनेस को शो करता है, एंगर को शो करता है, एंग्जाइटी को शो करता है। ये क्यूवरिंग लिप्स का मतलब है कि होंठों का कप कपा जाना, जब होंठ इंसान के कप कपाते हैं तो ये एंग्जाइटी को, सैडनेस को शो करता है, एंगरनेस को भी शो करता है। बाइटिंग और च्युइंगिंग ऑफ लिप्स, इंसान अगर लिप्स को बाइट करता है तो बैड हैबिट में भी आता है, और एंग्जाइटी की सूरत में भी इंसान लिप्स को बाइट करता है। उसके बाद ओपन माउथ जो है ना, वो सरप्राइज को शो करता है, बोर होने को शो करता है, फटीग को शो करता है, या इंसान को नींद आ रही हो तो उस टाइम में भी यॉर्निंग वगैरह, इंसान जमाइयाँ वगैरह लेता है, तो उस सूरत में भी इंसान का माउथ ओपन होता है। नेक्स्ट है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में फ्लश्ड फेस, इंसान का चेहरा सुर्ख हो जाए तो इसको एम्बैरेसमेंट में भी आता है, एंजाइटी में भी आता है, और बहुत ज़्यादा खुशी में भी इस बातों का इंसान का चेहरा सुर्ख हो जाता है, फ्लश्ड हो जाता है चेहरा इंसान का। उसके बाद आई ओपन वाइड एंड माउथ ओपनिंग, इंसान की आंखें बहुत ज़्यादा खुल जाना और मुंह खुल जाना, ये सरप्राइज को शो करता है या सडन इंसाइट को शो करता है। उसके बाद फॉरवर्ड ब्रो विद टाइट माउथ, ठीक है ना जी। टाइट माउथ की तरफ जो है अगर फॉरवर्ड ब्रो करे तो ये डीप थॉटनेस को, मीन कोई इंसान आपकी तरफ माउथ को अपने जो है ना फॉरवर्ड करके बैठता है, इसका मतलब ये है कि वो डीप थॉट की तरफ जा रहा है, अनोयनेस की तरफ जा रहा है, या फिर रिजेक्शन की तरफ जा रहा है।
नेक्स्ट है जी शोल्डर एंड आर्म्स एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। शुगलिंग शोल्डर्स, कंधों का जो है उचका जाना जिसको हम बोलते हैं, ऐसे इंसान करता है, ऐसे अनसर्टिनिटी को शो करता है, ठीक है जी। उसके बाद स्लाउट शोल्डर, कंधों का जो है बिल्कुल ढीला ढाला हो जाना, ये इंसान की सैडनेस को शो करता है, ये शाइनेस को शो करता है, बैड पोस्चर होता है, या फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट भी हम कह सकते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा एक और इमोशन है, वो आता है जी फोल्डेड आर्म्स में। फोल्डेड आर्म्स में इंसान अपनी दोनों आर्म्स को ऐसे कर देता है, ठीक है जी। फोल्डेड आर्म्स का क्या मतलब है, इंसान क्लोज टू कॉन्टैक्ट, इंसान अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाह रहा, क्लोजली बड़ा रिजर्व होकर बैठा हुआ है। इमोशनल डिस्टेंस भी एक साइकोलॉजिस्ट के साथ या एक दोस्त के साथ जो है ना वो डिस्टेंस करके बैठना चाह रहा है। उसके बाद ओपन जेस्चरिंग मीन्स बिल्कुल अपने आप को फुल ओपन करके बैठा हुआ, तो ये ओपननेस टू डिस्क्लोजर, ठीक है, मीन्स इंसान बिल्कुल फुल ओपन है और आपकी बात वो सुनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। स्टिफ और अनमूविंग, एक इंसान बिल्कुल जो है अकड़ के बैठा हुआ है या बिल्कुल स्टिफ होकर बैठा हो या बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, ये भी एंजाइटी को शो करता है और एंगरनेस को भी बात करता है। एंगरनेस के अंदर भी इस तरह की चीज़ें आ जाती होती है। नेक्स्ट लेग्स एंड फीट है जी। लेग्स एंड फीट में इंसान लेग्स को बार बार जो है क्रॉस अनक्रॉस कर रहा हो, तो ये नर्वसनेस को शो करता है, एंजाइटी को शो करता है, डिप्रेशन को शो करता है और सेल्फ प्रोटेक्शन को शो करता है। फुट टैपिंग, बार बार पाँव का इंसान जो है टैप कर रहा होता है, तो ये इम्पेशेंस बाजों का बेसब्री की सूरत में इस तरह से होता है, एंजाइटी की सूरत में भी इस तरह से हो जाता होता है। इसके अलावा स्टिफ और कंट्रोल्ड मूवमेंट, स्टिफ और कंट्रोल्ड मूवमेंट मीन्स इंसान अपनी कंट्रोल बिल्कुल कंट्रोल मूवमेंट कर रहा होता है, सोच समझ के मूव हो रहा होता है, तो ये क्लोज टू कॉन्टैक्ट, इंसान अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाह रहा होता है, या इंसान को मसल्स का भी इसमें इशू हो सकता है। हाँ, बॉडी मूवमेंट के बाद इसमें जी लास्ट है जी बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट में क्या है, लीनिंग फॉरवर्ड मींस मैं ऐसे बैठा हूँ, अगर मैं ये ऐसे होके बैठता हूँ लीनिंग फॉरवर्ड, आगे होके बैठता हूँ, तो ये अटेंटिवनेस को शो करता है, इंटरेस्ट को शो करता है। लीनिंग अवे और बैक, अगर मैं ऐसे बैठा हूँ तो ये विथड्रॉल को भी शो कर सकता है, रिजेक्शन को भी शो कर सकता है, या इंसान रिलैक्स मूड में बैठा हुआ है तो उस टाइम में भी इंसान टेक लगा के बैठता होता है। उसके बाद टर्न टू द साइड, रॉकिंग और रिपीटेटिव मोशन, ठीक है ना। टर्न टू द साइड का क्या मतलब है, अवॉइडेंस मीन्स एक इंसान, हम जैसे आपस में बात कर रहे हैं, आप सामने हैं मैं इधर हूँ, अगर मैं एक साइड पे बैठूंगा तो क्या मतलब होगा कि अवॉइड कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। उसके बाद रॉकिंग और रिपीटेटिव मूवमेंट, बार बार एक मूवमेंट इंसान बार बार करता है, ठीक है। मैं बार बार अपने बालों को खुजाता हूँ फिर बैठता हूँ, फिर बालों को खुजाता हूँ फिर बैठता हूँ, या ऐसे सोचते, या अपने जो है नेल्स को बाइट करता हूँ, बार बार एक ही चीज़ बार बार करता हूँ, तो ये नर्वसनेस के अंदर या एंजाइटी के अंदर या बैड हैबिट के अंदर भी ये चीज़ आती है कि बार बार इंसान अपने नेल्स को च्यू कर रहा है। और फिर ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर भी ये चीज़ें आती हैं। आपको याद होगा कि हमने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का सब्जेक्ट था। अगर आपने उस लेक्चर को देखना है तो मेरे लेक्चर में जाकर आप वहाँ से इसके बारे में जान सकते हैं कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में मतलब क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके बाद जो है हैबिचुअल मूवमेंट मींस के टैपिंग और हेयर रिंगलिंग, बार बार जो स्पेशली लड़कियों की जो आदत होती है, बालों को बार बार इस तरह करते हैं, रोल करने की कोशिश करते हैं, या इंसान बार बार जो है पेन को वो ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं ऑफ करता है, तो ये बेसिकली फोकस्ड अटेंशन होती है और ये इम्पेशेंस को भी शो करता है और बैड हैबिट को भी ये शो करता है। ये हमारे थे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसके अलावा इमोशंस में जो है पैरालिंग्विस्टिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पैरालिंग्विस्टिक क्या चीज़ होती है, बेसिकली हम जब बात कर रहे होते हैं तो इंसान का जो बात करने का वॉल्यूम है, बात लोगों का तो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक इंसान का जो बात करने का वॉल्यूम है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठीक है। तो उसकी अपनेस और उसकी डाउननेस और उसके बिल्कुल इस तरह जो उसमें फ्लक्चुएशन आती है, या जो इंसान के वॉल्यूम के अंदर जो चेंजिंग आती है, वो भी इंसान के इमोशंस को शो करता है। वो किस तरह से, वेरी हाई वॉल्यूम में रिलेट टू द एंगर, अगर इंसान बहुत हाई वॉल्यूम के साथ बात कर रहा है तो ये एंगरनेस को शो करता है, वेयर एज वेरी लो वॉल्यूम में इंडिकेट द सैडनेस, और जबकि बहुत कम वॉल्यूम जो है उस वो इंसान सैडनेस के दौरान अपने इस वॉल्यूम को यूज़ करता है। मेटा कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द वॉइस एंड स्पीच हैज़ क्रिएट कम्युनिकेशन वैल्यू। हाई पिच्ड वॉइस may suggest anxiety, changes in inflection may direct attention to the particularly emotional topics.
मेटालिंग्विस्टिक में क्या चीज़ आती है, वही सेम कि इंसान की जो वॉइस की जो पिच है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन में अगर हाई पिच वॉइस होगी तो एंजाइटी को शो करेगी, एग्रेशन को शो करेगी और इमोशंस को शो करेंगी, और लो पिच वॉइस होगी तो सैडनेस को शो करेगी, नॉर्मल वॉइस होगी तो वो बिल्कुल रिलैक्स्ड और नॉर्मल वॉइस को शो करेगी। ये हमारा आज का जो लेक्चर था। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हवाले से। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे इस लेक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आया है, आप या आपको कोई बात समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसको लिख सकते हैं और अपना मैसेज मुझ तक कन्वे कर सकते हैं। मैं आपको यकीनन उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपके पास कोई टॉपिक्स हैं तो उन टॉपिक्स को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हैं, उन टॉपिक्स पे भी मैं लेक्चर दे दूंगा आपको। और ये बिल्कुल ये आसान सा है, इमोशंस का चैप्टर कोई इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर है नर्वस सिस्टम के हवाले से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कि अगर कोई बायोलॉजी का भी स्टूडेंट होगा उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साइकोलॉजी के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंसान के नर्वस सिस्टम से उसके इमोशंस का अंदाज़ा होता है, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।